वीडियो देख रहे समस्त साथियों को मेरा नमस्कार। सिंधु सभ्यता से संबंधित इस चौथे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पूर्व के जो वीडियो थे उसमें हमारे द्वारा सिंधु सभ्यता से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारियां थी और उनके जो प्रमुख नगर थे, इसके साथ ही साथ सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी जिसमें नगर नियोजन और उनकी सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमारे द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया। आज के इस वीडियो में सिंधु सभ्यता से संबंधित जो अन्य विशेषताएं, जैसे उनका धार्मिक जीवन कैसा था और उनका राजनीतिक जो दशा थी उस सभ्यता की वो कैसी थी, इसके साथ ही साथ उनका पतन का क्या कारण था जिसको विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग तरीके से बताया गया है, इसके संबंध में हमारे द्वारा आज अध्ययन की जाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सिंधु सभ्यता का इस चौथे वीडियो को। सर्वप्रथम धार्मिक प्रथा के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो धार्मिक प्रथा के बारे में कुछ भी चीज़ प्रारंभ करने के पहले धार्मिक जो रीति रिवाज है या फिर उससे आराधना से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में आराधना की कैसी पद्धति प्रचलित थी। फर्स्ट, ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी होते थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इस मातृ देवी की जो थी उसको धरती माता के नाम से सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा पुकारा जाता था। और ऐसा भी माना जाता था कि ये मातृ देवी की जो पूजा की जाती है वो उस सभ्यता में जो विभिन्न प्रकार के जो खाद्यान्न उत्पादन थे उसकी वृद्धि में ये उत्तरदायी होते थे, इसलिए इसको उर्वरता की देवी के रूप में सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा पूजा जाता था। ठीक है। दूसरा है पशुपतिनाथ की पूजा। तो हमको मालूम है, पूर्व के वीडियो हमने देखे कि सिंधु सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थल था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय में एक मूर्ति प्राप्त हुई है और इस मूर्ति में जो चित्र का अंकन हुआ है, इस चित्र में हाथी के चित्र हैं और दूसरा चीज़ गेंडा के चित्र हैं और इसके अतिरिक्त बाघ के चित्र हैं, इसके अतिरिक्त हिरण के चित्र हैं। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो चित्र है वर्तमान समय में जो पशुपतिनाथ या फिर जिसको शिव भगवान का दर्जा देते हैं उससे साम्यता रखता है। इसीलिए वर्तमान में जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि सिंधु घाटी के सभ्यतावासी पशुपतिनाथ की पूजा से भी वाकिफ थे। उसके पश्चात है तीसरे नंबर में प्रकृति की पूजा। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता के निवासी प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति में चाहे पशु हो या फिर पक्षी हो या फिर सांप हो या फिर कुबड़ वाला जो सांड है उसकी पूजा हो या फिर जो लिंग है उसकी पूजा हो या योनि है उसकी पूजा हो, ये तमाम प्रकार के जो पूजा पाठ है उसके प्रति उन लोगों को ज्ञान था। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों को सिंधु सभ्यता के संबंध में ये भी मान्यता है कि सिंधु सभ्यता वासियों को जादू टोनों का ज्ञान था और इसके साथ ही साथ पशु बलि का भी ज्ञान था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है सिंधु सभ्यता से संबंधित कि इतिहासकारों का ये भी मानना है कि वर्तमान सभ्य समाज में जो स्वास्तिक जो चिन्ह चलता है जिसको शुभ माना जाता है, ये वाला ये सिंधु सभ्यता वासियों की देन है। तो ये है सिंधु सभ्यता से संबंधित धार्मिक जानकारी या धार्मिक प्रथा, जिसमें मुख्य रूप से ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यतावासी एक तो धरती माता की पूजा या फिर जिसको मातृ देवी की पूजा कहते हैं उसके संबंध में उनके द्वारा पूजा की जाती थी। इसके साथ ही साथ पशुपतिनाथ की पूजा में से भी उन लोग वाकिफ थे। इसके साथ ही साथ प्रकृति पूजक भी थे और इसके साथ ही साथ वो क्या है जादू टोना से भी वाकिफ होते थे। पशु बलि की जो प्रथा थी वो भी उनके समय में प्रचलित थी। आइए अब देखते हैं राजनीतिक दशा के बारे में सिंधु सभ्यता से संबंधित। तो इतिहासकारों में सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था थी या राजनीतिक क्रियाकलाप का संचालन से संबंधित जो व्यवस्था थी उसके संबंध में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो राजनीतिक क्रियाकलाप या शासन व्यवस्था व्यापारी वर्ग के द्वारा किया जाता था। तो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो शासन संचालन जो
थी वो पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता था। तो इसके विपरीत कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो शासक वर्ग होते थे उनका चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से किया जाता था। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें विद्वानों में मतभेद है, उसके अलग अलग स्थिति बताए गए हैं। कुछ लोग पुरोहित वर्ग द्वारा शासन का संचालन, तो कुछ लोग क्या है व्यापारी वर्ग द्वारा शासन का संचालन, तो कुछ लोग क्या है लोकतांत्रिक पद्धति से शासन का संचालन के बारे में बताए हैं। अब देखते हैं कला के बारे में, सिंधु सभ्यता की कला से संबंधित जो व्यवस्था थी उसके बारे में या उससे संबंधित जानकारी के बारे में। तो जैसा कि पूर्व की कक्षा में हम देखें कि मोहनजोदड़ो एक प्रमुख नगर था सिंधु सभ्यता से संबंधित। तो वहाँ की जब खुदाई हुई तो वहाँ से एक कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली, जिसको इतिहासकारों द्वारा इस सभ्यता से की कला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ के रूप में माना जाता है, जो कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है उसको। इसके अतिरिक्त इतिहासकारों द्वारा यह भी माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी होते थे उनको चित्रकारी का अच्छा ज्ञान था। क्योंकि जो उस स्थल से विभिन्न प्रकार के जो सामग्रियाँ जो प्राप्त हुई है उस स्थल के खुदाई के पश्चात उसमें विभिन्न जो कलाकृतियाँ या फिर मान के चलिए पशु पक्षियों का अंकन चित्र के रूप में किया गया है। इसीलिए यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये प्रारंभिक पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस क्वेश्चन को कर दिए जाते हैं कि लाल में जो काला मृद भांड है वो कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि लाल में जो काला मृद भांड की चित्रकारी जो पद्धति प्रचलित थी वो सिंधु सभ्यता वासियों में प्रचलित थी। इसके पश्चात है लिपि के बारे में ज्ञान। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि सिंधु सभ्यता के वासियों को लेखन जो कला है उसके बारे में ज्ञान था, अर्थात वो लिखाई करते थे, लिखने की जो पद्धति थी उससे परिचित थे। लेकिन वर्तमान तक कोई भी इतिहासकार उनकी जो लिपियां थी उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किए हैं। इसीलिए यह माना जाता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वर्णनात्मक नहीं थी, वो भाव चित्रात्मक थी और उस भाव चित्रात्मक के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सिंधु सभ्यता के जो लिपियां के बारे में जानकारी हुए हैं उसके स्रोत के रूप में मुहर जो प्राप्त हुए हैं उस सभ्यता की खुदाई से उसको माना जाता है। ये है सिंधु सभ्यता से संबंधित लिपि के संबंध में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित जानकारी। तो इनको आपको याद रखना है। एक तो धार्मिक व्यवस्था, उसमें मुख्य रूप से मातृ देवी की पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा, प्रकृति पूजा, मुख्य रूप से योनि हो गया और लिंग हो गया, कुबड़ वाला सांड हो गया, सांप हो गया, वृक्ष हो गया, पक्षियों हो गया, जादू टोना से संबंधित जानकारी, पशु बलि से संबंधित जानकारी। अच्छा, इसके अतिरिक्त मृतक संस्कार के बारे में बताना भूल गया। मृतक संस्कार सिंधु सभ्यता में दफनाने के रूप में भी प्रचलित थी। इसके साथ ही साथ जला करके शवों को उससे जो प्राप्त हड्डियां थी उसको किसी बर्तन में रख करके उसको किसी गड्ढे में दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान सभ्य समाज में जैसे किसी धर्म में किसी व्यक्ति के मृत हो जाने के पश्चात उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता है ताकि क्या है पशु पक्षियों को काम आ जाए। तो ठीक वैसे ही सिंधु सभ्यता में भी शव को जंगल में ले जा करके पेड़ में लटका देने की भी प्रथा प्रचलित थी। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जो सभ्य समाज में अंतिम संस्कार की जो तीनों पद्धतियाँ प्रचलित है, ठीक वैसे ही सिंधु सभ्यता में भी मृतक संस्कार की तीनों पद्धतियाँ प्रचलित थी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पास और भी बताना भूल गया था कि ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता वासियों को यद्यपि जो मूर्ति पूजा है उसका ज्ञान तो था, लेकिन उस सभ्यता में अभी तक किसी भी इतिहासकार को जो मंदिर वर्तमान सभ्य समाज में चलते हैं उस प्रकार के निर्माण का किसी प्रकार के अवशेष इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हुए हैं।
तो ये है धार्मिक प्रथा। दूसरा चीज़ राजनीतिक दशा के बारे में कुछ विद्वानों का कहना है पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता था, तो कुछ विद्वानों को व्यापारी वर्ग द्वारा किया जाता था, तो कुछ का ये भी कहना है कि जनतांत्रिक पद्धति से चुनाव होता था शासक वर्ग के द्वारा। ठीक है। उसके पश्चात कला में चित्रकारी का उनको ज्ञान था। इसके साथ ही साथ जो कांस्य की नर्तकी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है उसको इस सभ्यता की महत्वपूर्ण कला के रूप में माना जाता है। और लाल में काला मृदभांड चित्रकारी इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। और लास्ट में जो लिपि है उसके संबंध में ये बताया गया है कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि होती थी वो भाव चित्रात्मक होती थी, वर्णनात्मक नहीं होती थी। ठीक है। और उसके जानकारी के स्रोत जो माने गए हैं इतिहासकारों द्वारा वो था मुहर। ठीक। तो ये है सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब लास्ट में आते हैं पतन के कारण। पतन के कारणों में भी जिस प्रकार राजनीतिक दशा के बारे में विभिन्न जो इतिहासकार हैं उसमें मतभेद है, ठीक वैसे ही सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में अनेक इतिहासकारों में आपस में मतभेद है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो अंत है वो सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण हुआ, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत भूतात्विक परिवर्तन से हुआ, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भौगोलिक परिवर्तन से हुआ, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बाह्य जो आक्रमणकारी जो आर्य लोग आए जिससे वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ उनके आक्रमण से सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। मुख्य रूप से सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण सिंधु सभ्यता का अंत मानने वाले विद्वानों में मार्शल और मैके नामक इतिहासकार हैं, जिसको आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि मार्शल और मैके द्वारा कौन से कारण बताया गया है, तो सिंधु नदी में बाढ़ को सिंधु सभ्यता का अंत का कारण बताएं। ठीक वैसे ही भौगोलिक परिवर्तन भौगोलिक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का मानने वाले विद्वान आर्यनस्टाइन है। उनका ये कहना है कि सिंधु सभ्यता में कालांतर में क्या है कम वर्षा हुई और कम वर्षा होने के कारण वहाँ का जो अनाज उत्पादन था वो कम हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे वहाँ भूखमरी फैल गई और जिसके कारण लास्ट में इस सभ्यता का अंत हो गया। और ये भी कहना है कुछ इस कारण के तहत कुछ विद्वानों का कि सिंधु सभ्यता जो कि हमारे यहाँ भारत देश के अंदर पंजाब राज्य और उससे सटे हुए राज्य से और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्षेत्र में इस सभ्यता का विस्तार था। तो उनका ये कहना था यह है कि इस क्षेत्र में या सिंधु सभ्यता से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें मरुस्थल का विस्तार हो गया, जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। ये भौगोलिक कारण है जिसमें मुख्य रूप से आर्यनस्टाइन इसके समर्थक हैं। वो कहते हैं कि कम वर्षा हुआ और मरुस्थल का विस्तार हुआ, जिसके कारण क्या सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। उसके पश्चात है भूतात्विक परिवर्तन। एक अन्य कारण बताए गए हैं जिसमें मुख्य रूप से डेल्स नामक एक इतिहासकार है। उनका ये कहना है कि सिंधु सभ्यता में एक भूकंप आया और भूकंप के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया, इस सभ्यता का नाश हो गया। ये इसका मानने वाले विद्वान मुख्य रूप से डेल्स हैं। और उसके पश्चात है लास्ट में जिसका देने वाले विद्वान है मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाहे काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरी है। ये कभी कभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से पूछ दिए जाते हैं, जिसको आपको याद रखना है। ना कोई प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से, आपको डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से या फिर पीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से भी ये सब चीज़ों को याद रखना है। तो बाह्य आक्रमणकारी जिसका सिद्धांत को देने वाले विद्वान है मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। उनका ये कहना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण क्या है इस सभ्यता का अंत हो गया। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। पतन के कारण में सिंधु नदी में बाढ़ आना, जिसको देने वाले मार्शल और मैके, भौगोलिक परिवर्तन आ जाना, जिसको देने वाले विद्वान आर्यनस्टाइन, और भूतात्विक परिवर्तन जिसको देने वाले विद्वान है डेल्स, और इसके पश्चात है लास्ट में बाह्य आक्रमणकारी जिसको देने वाले विद्वान है मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। तो आज ये सिंधु सभ्यता से संबंधित जो चैप्टर था आज के पश्चात आज ये लास्ट वीडियो था, इसके पश्चात ये समाप्त हो गया है। आने वाले समय में हमारे द्वारा जो आर्य सभ्यता है या जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है उससे संबंधित जो वीडियो है उसको बनाई जाएगी। आशा है कि पूरे वीडियो को देखने के पश्चात स्टेप बाय स्टेप देखने के पश्चात सिंधु सभ्यता आपको अच्छे समझ आ जाएगी और आप प्रारंभिक परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन किए जाते हैं, इसके साथ साथ मुख्य परीक्षा में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन किए जाते हैं उसको आप आसानी से हल कर पाओगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।